जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो देखिए, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में 31 से और आगे की क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है 31 में, अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 मेगापास्कल on one plane and a tensile stress of 50 megapascal on a plane at right angle to it. If these planes are carrying shear stress of 50 megapascal, then the principal stress are inclined to the larger normal stress एट एन एंगल। देखिए, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है कि कोई भी एक टू प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, और इन्होंने बोला कि दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और इन्होंने बोला है कि एक तरफ आप लोग की 100 मेगा पास्कल की स्ट्रेस लग रही है और एक तरफ 50 मेगा पास्कल की लग रही है। साथ में इस पर शियर स्ट्रेस भी लग रही है। कितने की लग रही है? 50 मेगा पास्कल की लग रही है। तो हमको बताना है कि ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये एंगल कितना होगा। तो चलिए, हमको इसका फॉर्मूला मालूम है कि जब भी हमारे पास टू प्लेन हो और उन पर हमारी शियर स्ट्रेस लग रही हो, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल होता है वो टेन थीटा टू पी होता है। और वो हमारे पास होता है टू टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई। तो सारी वैल्यू हमको मालूम है, टू रख दिया। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमको 50, टो एक्स वाई की वैल्यू 50 मालूम है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 100 है, और सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी? 50। तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा जो हो जाएगा वो 1/2 टेन इनवर्स 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में मैच कर रहा है। और एक और चीज़ हम याद रखेंगे, हमको मालूम है, या तो हमने प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकाला था, टेन थीटा टू पी निकाला था, ऐसे याद रखेंगे प्रिंसिपल प्लेन और जो हमारा सीयर प्लेन होता है, ठीक है, जो सीयर प्लेन होता है वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो याद रखेंगे उनकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। या एंगल की फॉर्म में बात करें तो आप लोगों ने 1 या 90 इस तरीके से वहाँ पे देखा होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोल रहा है, इफ़ अ प्रिज्मेटिक मेंबर विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? ए है। जिस मेंबर, कोई हमारा प्रिज्मेटिक है, प्रिज्मेटिक मेंबर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि उसकी डेप्थ या ब्रेथ जो है वो चेंज हो रही हो, तो उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तो प्रिज्मेटिक मेंबर हमारे पास हो जाता है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? ए है। इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड पी, और उस पर टेंसाइल लोड कितना लग रहा है? पी लग रहा है। देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड इट्स इंक्लिनेशन विद द डायरेक्शन ऑफ लोड, यानी कि हमको मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस होगी, टाउ मैक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। साथ में ये भी बताना है कि किस प्लेन पर ये हमारा इंक्लाइंड होगा जिस पर ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लग रही होंगी। तो चलो, यहाँ पे सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया। तो यहाँ पे देखिए, हमने उसने क्वेश्चन में बोला था कि पी टेंसाइल लोड लग रहा है, तो पी टेंसाइल लोड लगा दिया, क्योंकि यूनी एक्सेल है, बाई एक्सेल उसने बोला नहीं कि दोनों एक्सिस पे। उसके साथ ही उसने बोला कि कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है। तो केवल और केवल जब हमारे पास एक ही लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड, तो शियर स्ट्रेस क्या होंगी? जीरो, क्योंकि उसने कुछ भी बोला नहीं है इससे रिलेटेड। और हमको मालूम है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस की माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अपॉन 2। अब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी हो जाएंगी? पी अपॉन ए। अगर इस मेंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो कितना हो जाएगा? पी अपॉन ए हो जाएगा। माइनर वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि और कोई स्ट्रेस लग नहीं रही है। अपॉन में कितना आ गया? 2। तो यहाँ से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया पी अपॉन 2 ए। कितना आ गया? पी अपॉन 2 ए, ठीक है। अब हमसे एंगल पूछा है, तो एंगल निकालेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे सीयर प्लेन का एंगल, किसका एंगल पूछे? सीयर प्लेन का, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सीयर प्लेन के एंगल का। किसका होता है गाइज? सीयर प्लेन के एंगल का होता है। और प्रिंसिपल प्लेन के एंगल का क्या होता है? तो मैंने आप लोग को अभी बताया था, टेन थीटा पी इजिकल टू बताया था, टू पी इजिकल टू टू टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई। ये होता है प्रिंसिपल प्लेन का एंगल का, और ये होता है सीयर प्लेन के एंगल का। तो उसने हमसे सीयर प्लेन का एंगल ही तो पूछा है, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। अब देखो, उसने बोला कि कोई भी हमारे पास केवल और केवल टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी? जीरो। तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे जीरो कर दी हमने, तो सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई। अब जब ये जीरो कर दिया, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपन जीरो, तो जीरो से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी 10 में किसकी वैल्यू होती है? 10/90 की। तो यहाँ से 2 थीटा एस इजिकल टू कितना आ गया? 90। तो थीटा एस की वैल्यू कितनी आ गई? 45।
यानी कि हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो P/2A होंगी और कितने एंगल पर होंगी, एट 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास P/2A शियर स्ट्रेस होंगी इस कंडीशन में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और साथ में वो 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन होगी। तो अभी तो हमें पी की एक ही फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए, यानी कि ये वैल्यू दे दे पी के इतनी किलो न्यूटन है, या इस तरीके से एरिया आपको दे दे, तो तब भी हमको ये सोल्व करना आना चाहिए। देखो, आपको अपनी ईमानदारी अपने प्रति रखनी है। आप जितना अपने प्रति ईमानदार होंगे, आप खुद से अपने लिए मेहनत करेंगे ना, उतना ही आप लोगों को अपने आप में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। तो आप लोग को खुद के लिए आप ईमानदार होना है, ठीक है, किसी दूसरे को दिखाने के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है, अपने खुद के लिए आपको ऑनेस्ट होना है बिल्कुल। द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस, हमको बताना है जो सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है वो कितना होता है। कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर डिपेंड करेगा, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर हमारे पास ये कोई भी एक पॉइंट है तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हमारे पास कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से, ये चीज़ हम 9th क्लास में भी अपने पढ़ते हैं कि एक पॉइंट से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे पास स्ट्रेस सिस्टम है, जैसे यहाँ पे अगर हम समझें इसको, ये हमारे पास स्ट्रेस सिस्टम है, और सिग्मा एक्स हमने माना सिग्मा वाई से ज़्यादा है, तो हमारे पास ये एंगल बन करके आ रहा है थीटा, ये थीटा एंगल बन के आ रहा। तो इस कंडीशन में हमारा अगर नॉर्मल स्ट्रेस का हम सम करें तो एक सिग्मा एक्स है और एक सिग्मा वाई है, और दोनों ही टेंसाइल नेचर की हैं, तो ये हो जाएंगी सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई। अब हमने क्या करा, हमने अपने इस प्लेन को, जो हमारा ये प्लेन था, हमने इस प्लेन को थोड़ा टिल्ट कर दिया, इस तरीके से इसको टिल्ट किया, और अब हमने देखा कि हमारा ये प्लेन था वो कितने एंगल पे, थीटा पे, अभी भी कितने पे, थीटा पे। तो अब हमारी स्ट्रेस मान लो कितनी थी, सिग्मा एक्स डैश थी और सिग्मा वाई डैश थी। तो अब अगर हम इसका सम लें तो सिग्मा एक्स डैश प्लस के सिग्मा वाई डैश, वो भी क्या होगी, जो पहले स्ट्रेसेस लग रही थी उनके इक्वल होगी। यानी कि आप उसे किसी भी प्लेन के रेफरेंस में रोटेट कर दो, आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो सम है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन, normal stresses on a plane of maximum shear stress is represented by the coordinate of center of Mohr circle and it is constant। आपको मालूम होगा जो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, उन नॉर्मल स्ट्रेस की हेल्प से जब हम मोर सर्किल ड्रॉ करते हैं तो जो सेंटर हमको मिलता है वो किसकी हेल्प से मिलता है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की हेल्प से मिलता है। आई होप आप लोग को इतना पता होगा। यहाँ पर ऑर्डिनेट लेते हैं ये, और ये हमको सेंटर मिल करके आता है। तो ये सेंटर क्या होता है, हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन होता है। ये हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है मोर सर्किल की जो रेडियस होती है। अब ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो पॉइंट होगा, अब ये सेंटर जो होगा ये तो कांस्टेंट होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि वेरी कर जाएगा। तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो मोर सर्किल का कांस्टेंट होता है। तो ये इसी चीज़ को बताता है कि जो हमारी स्ट्रेसेज होती है, नॉर्मल स्ट्रेसेज, वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ मोर सर्किल ऑफ टू इक्वल अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। देखो, दो इक्वल हैं लेकिन अनलाइक है, मतलब एक अगर मान लो हमारे पी हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, अब वो हैं तो इक्वल लेकिन अनलाइक, मतलब एक अगर टेंसाइल है तो दूसरी क्या है, कंप्रेसिव है, इस तरीके से है, और उनका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, पी। तो हमको रेडियस बतानी है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो रेडियस होती है मोर सर्किल की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू अपॉन टू होता है। तो ये हमारे पास आर हमको निकालना है मोर सर्किल की रेडियस। तो सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू अपॉन टू हो गया। अब सिग्मा वन की वैल्यू हमने कितनी ले ली, पी। अब सिग्मा टू की वैल्यू कंप्रेसिव है तो वो कितना ले लिया, माइनस पी, क्योंकि टेंसाइल पॉजिटिव और कंप्रेसिव नेगेटिव लेकर के हम चलते हैं। तो जब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे इसको सोल्व करके, तो कितनी आ जाएगी, पी आ जाएगी। मतलब जो मोर सर्किल की रेडियस होगी वो इंटेंसिटी ऑफ लोड के इक्वल होगी, जितना मैग्नीट्यूड का आपने स्ट्रेस उस पर लगाया है उसी के इक्वल होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमसे बोल रहा है कि शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इज, हमको बताना है शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज, प्रिंसिपल प्लेन पर जो हमारी शियर स्ट्रेस होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास होता क्या है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास करते हैं।
तो अगर हम बात करें, जब हम चेक करते हैं अपना, तो हमें यहाँ पे 3 प्लेन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3 प्लेन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इन 3 प्लेन पर क्या होता है, हमारा शियर स्ट्रेस 0 होता है। जब हम इन इनफाइनाइट प्लेन्स को चेक करते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैंने आप लोग को बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का एप्लीकेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की इंपॉर्टेंस समझाएगी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं और क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो वो सारी बातें आप लोग को उसी वीडियो में देखने को मिलेंगी, और उसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, देख लेना आप उस वीडियो को। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को रिकमेंड किया था वो वीडियो। अगर आपने देख लिया तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। तो 3 हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल 3 प्लेन हमारे पास मिलते हैं, जिन पे हमें क्या होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 देखने को मिलती है। अब इन प्रिंसिपल जो ये सी हमको ये देखने को मिलते हैं, 3 प्लेन जो हमको मिले इनफाइनाइट में से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं, लेकिन इनमें से हम क्या करते हैं, केवल 3 प्लेन ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिन पर हमारी शियर स्ट्रेस क्या होती है, 0 होती है। और जिन प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होते हैं जिन पर शियर स्ट्रेस क्या होती है, हमारी 0 होती है। तो इसका तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब इनमें से भी एक प्लेन ऐसा होता है जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस देता है, एक ऐसा होता है जो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस देता है। तो वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन हो जाता है, दूसरा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन हो जाता है। तो इस तरीके से भी हमारे ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाई। हमको बता रहा है कि जो हमारे पास स्टेट होती है प्योर शियर स्ट्रेस की, वो कब प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल सी तो बात है यार, अगर हमारे पास ये स्ट्रेस कोई एलिमेंट है, अब इस पे मान लो कि सिर्फ और सिर्फ ये शियर स्ट्रेस हमारी लग रही है, तो इसको हम बोलेंगे प्योर शियर स्ट्रेस। इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर शियर स्ट्रेस। कि यहाँ पे हमारे पास प्योर शियर स्ट्रेस की कंडीशन है, और यहाँ पे हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है वो केवल एग्जिस्ट कर रही है, और बाकी उसके अलावा कोई भी अगर नॉर्मल स्ट्रेसेज हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो वो क्या है, 0 है। कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस हमारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास शियर स्ट्रेस होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर शियर स्ट्रेस की कंडीशन बोलते हैं। लेकिन इसी को एक और तरीका होता है, इसी चीज़ को बताने का एक और तरीका होता है। वो क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये स्ट्रेस एलिमेंट है, इस पे सिग्मा एक्स स्ट्रेस लग रही है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास सिग्मा वाई स्ट्रेस लग रही है, और हमारे पास शियर स्ट्रेस तो इस पर लगी रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ इस पर मान लीजिए कि शियर स्ट्रेस तो हमारी लगी रही है, कुछ भी शियर स्ट्रेस हमारी लग रही है। तो ये भी हमारी प्योर शेयर की कंडीशन होगी, ये भी हमारी प्योर शेयर की कंडीशन होगी। अब सर ये प्योर शेयर की कंडीशन क्यों होगी, यहाँ तो नॉर्मल शेयर स्ट्रेस भी लग रही है, तो आप कह रहे हो प्योर शेयर की कंडीशन होगी। मैंने कहा देखो, अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का सम 0 हो जाए, और साथ में हमारी शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही हूँ, उस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस लग रही हूँ, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्योर शेयर की कंडीशन बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, हम प्योर शेयर की कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा वाई के इक्वल हुई, और दोनों, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, तो मान लो एक प्लस के 5 है, एक माइनस के 5 है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो दोनों का अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, और साथ में शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्योर शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर टेंशन इन वन डायरेक्शन इक्वल हो जाए कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया सिग्मा एक्स टेंशन में था और सिग्मा वाई कंप्रेशन में था, अगर ये इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे भी हमारी कैसी कंडीशन होती है, प्योर शियर स्ट्रेस की कंडीशन होती है। अब तक आप लोगों ने केवल यही कंडीशन पढ़ रखी होगी कि अगर बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर शियर की कंडीशन बोलते हैं। लेकिन नहीं, अगर मान लो कि उस पर जो परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लग रही हैं, अगर उनका भी सम 0 हो जाए, तो हम उसको भी क्या बोलते हैं, प्योर शियर स्ट्रेस की कंडीशन बोलते हैं। क्लियर? चलिए, यही चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे रिटर्न में भी दे दी है, ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है कि अ प्रिज्मेटिक बार इज कैरिंग ओनली एन एक्सियल फोर्स, द टू प्लेन्स ऑन विच नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस आर इक्वल। इस पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस क्या है, इक्वल हैं, आर इंक्लाइन टू द एक्सियल फोर्स। हमको बताना है वो एक्सियल फोर्स से कितने डिग्री पे इंक्लाइन होंगे। ठीक है, कैसी बार है हमारे पास, प्रिज्मेटिक बार है। तो चलो हम देख लेते हैं एक्सियल फोर्स हमारे पास कह रहा है। तो देखो, ये अगर हमने मान लो कोई बॉडी ली है, और उस पर एक्सियल फोर्स हमने ले लिया, पी लग रहा है, कितना हमारा एक्सियल फोर्स पी लग रहा है, और हमने जो प्लेन लिया है ये हमारा थीटा डिग्री के एंगल पर कोई प्लेन है,
तो ये हमने लिया है, और इस पर अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा एन आएंगी, और शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो वो टाउ आएंगी। अब हमको मालूम है कि जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है, शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है, कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू कोस टू थीटा माइनस के टो एक्स वाई साइन टू थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है हमने पहले भी पढ़ रखा है, और एक बार हम इसको फिर से देख ले रहे हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के केस में होता था ये, जो सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में लग रही है और सिग्मा वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में लग रही हो। लेकिन यहाँ पे हमसे बोला गया केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएंगी ये आ जाएंगी, क्योंकि सिग्मा वाई वाला पोर्सन जीरो हो जाएगा। शियर स्ट्रेस वैसे जीरो हो जाएंगी क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं, तो सिग्मा वाई टू एक्स वाई जीरो हो गया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ही शियर स्ट्रेस का निकालेंगे, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस का निकालेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा निकल करके। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेस के इक्वल है। बोली या नहीं, ये बात क्वेश्चन में बोली है, नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस के इक्वल है। तो इस केस में देखो दोनों इक्वल होनी चाहिए, वो उसी प्लेन का तो एंगल बताना है। अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो सिग्मा वाई टू के अगर सपोज इक्वल करना है तो इस पूरे पोर्शन को जीरो होना पड़ेगा, और यहाँ पे इस पोर्शन को क्या होना पड़ेगा, वन होना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, सिग्मा वाई टू के इक्वल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, या तो आप थीटा की वैल्यू 45 रख दो या 135 रख दो, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जब आप 45 रखोगे तो कोस यहाँ पे कितना हो गया 90, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो ये पोर्शन क्या हो गया जीरो, तो सिग्मा एन आ जाएगा सिग्मा वाई टू। ऐसी 135 रखो तो 135, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा वाई टू। इसका मतलब क्या, अगर एंगल आपका 45 या 35 डिग्री है तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग का 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आप लोग का 135 का, क्योंकि पाई अपॉन 4 है, पाई की वैल्यू 180, 180 अपॉन 4 कट करोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन हाइपोथेसिस द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो हमें अगर याद हो तो हमारे पास 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर थी, जो किसको बताती हैं, मटेरियल की, किसको लेकर के थी, मटेरियल, यानी कि कोई भी मटेरियल कब फेल हो सकता है। तो उसमें हमारी 5 थ्योरीज थी, जिनमें से 4 तो ये हमारे पास गिवन है, और हमें ये कहा कि रैंकाइन ने कौन सी वाली दी। तो मैंने आप लोग को बोला था कि जब मैंने थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ाई थी, कि एक तो इनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो इसको रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इसको ट्रेसा एंड गस्ट थ्योरी बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इसको हेग थ्योरी बोलते हैं, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को वॉन मिसेस थ्योरी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरीज आप लोग को याद करनी, कौन सी थ्योरी किसने दी थी। तो यहाँ पर रैंकाइन ने कौन सी दी थी, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इन्होंने क्या बोला था कि अगर किसी बॉडी पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है वो आप लोग की इल्ड स्ट्रेस से कम या उसके इक्वल होनी चाहिए, तो बॉडी क्या रहेगी, हमारी मटेरियल क्या रहेगा, सेफ। अगर वो ज़्यादा हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रही है इल्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो गई, तो बॉडी क्या कर जाएगी, हमारी फेल कर जाएगी, मटेरियल फेल कर जाएगा, ये उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोल रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर्स वेयर। हमको बताना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है किसी बीम में वो कहाँ होता है, जहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो, शियर फोर्स मैक्सिमम हो, शियर फोर्स इज मिनिमम हो, और जहाँ पर हमारा शियर फोर्स जो हो वो साइन चेंज कर रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर शियर फोर्स जीरो हो, या फिर ये बोलें कि शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा हो, वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसको डायग्राम की हेल्प से। देखो ये हमने सपोज कोई सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, इधर हमारी हिंज सपोर्ट थी, इधर हमारी रोलर सपोर्ट थी, तो यहाँ पे पी लोड लग रहा है, तो पी वाई टू रिएक्शन इधर आ गई, पी वाई टू रिएक्शन इधर आ गई। सही। तो जब यहाँ से हम इसका एस एफ डी बनाएंगे और यहाँ से हम इसका बी एम डी बनाएंगे, तो एस एफ डी कुछ इस तरीके का आएगा, बी एम डी कुछ इस तरीके का आएगा। आई होप आप लोग को एस एफ डी और बी एम डी बनाना आता होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा शियर फोर्स क्या है, जीरो है। यहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, प्लस से किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो शियर फोर्स जिस पॉइंट पर अपना साइन चेंज करता है वहाँ पर देखो बेंडिंग मोमेंट क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम। और इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, पी एल बाई फोर होगा। कितना होगा, पी एल बाई फोर। तो एस एफ डी बी एम डी से चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो
अगर हम बात करें लोड के अकॉर्डिंग, तो लोड के अकॉर्डिंग अगर हमारा पॉइंट लोड है तो एस एफ डी स्ट्रेट लाइन आएगा, बी एम डी एक हमारे पास लीनियर लाइन आएगा। और अगर हमारे पास यू डी एल है तो एस एफ डी जो आएगा वो इंक्लाइंड आएगा। ये हम एस एफ डी की बात कर रहे हैं, ये बी एम डी की बात कर रहे हैं। और हमारे पास जो बी एम डी आएगा वो पैराबोलिक आएगा। और अगर हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो वेरिंग लोड है तो यहाँ पे पैराबोलिक आएगा 2 डिग्री का कर्व, और यहाँ पे क्यूबिक आएगा 3 डिग्री का कर्व। और एस एफ डी बी एम डी का मैंने साइन कन्वेंशन आप लोग को याद कराया था रन से। राइट अपवर्ड नेगेटिव तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव तो लेफ्ट अपवर्ड नेगेटिव, तो लेफ्ट अप, एक मिनट दोबारा से बताता हूँ साइन। राइट अपवर्ड नेगेटिव तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव तो लेफ़्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, तो फिर लेफ़्ट डाउनवर्ड नेगेटिव तो लेफ़्ट अपवर्ड पॉजिटिव। ये मैंने आप लोग को इस तरीके से करवाया था शियर फोर्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और बेंडिंग मूवमेंट के लिए मैंने आप लोग को बताया था इसको आपको सेक्शन कंसीडर करना है। इसके लेफ्ट में तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और सेक्शन के राइट में है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना था, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरीज ओवर इट्स फुल स्पैन अ लोड वेरिंग लीनियरली फ्रॉम जीरो एट आइदर एंड टू डब्लू पर यूनिट लेंथ एट द मिड स्पेन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स। देखिए हमसे कह रहा है कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर हमारा इस तरीके से लोड वेरी कर रहा है। दोनों एंड पर क्या है, जीरो है। उसने बोला है एंड पर क्या है, जीरो, दोनों एंड पर जीरो है। और डब्लू जो है उसकी डब्लू पर मीटर लेंथ के हिसाब से वो हमारा लोड गिवन है, ठीक है। तो हमको बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा। तो इसके लिए देखिए एस एफ डी बी एम डी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले जब हम इसके लिए एस एफ डी बी एम डी देखिए इस तरीके की लोडिंग कंडीशन की हमसे बात करी है, तो हम इसके लिए रिएक्शन निकाल लेंगे अपने आर ए आर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके। फिर शियर फोर्स डायग्राम हम बना लेंगे एस एफ डी बी एम डी जो मैंने आप लोग को कंडीशन बता रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो जब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका यही यू वी एल है, यू वी एल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब मैंने आपको बताया था अभी, तो उसके केस में मैंने आप लोग को बताया था कि जो एस एफ डी आएगा वो तो 2 डिग्री का करवाएगा, और जो बी एम डी आएगा वो 3 डिग्री का करवाएगा। तो ये आप लोग का कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, और ये आप लोग का कैसा होगा, क्यूबिक होगा। तो इस केस में जब आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पर शियर फोर्स क्या होता है, जीरो। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिड स्पैन में हमको देखने को मिलेगा, और कितना देखने को मिलेगा मिड स्पैन में, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। दोस्तों अगर आप लोग को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो ये हमारा बैच चल रहा है तैयारी जीत के नाम से। गुप्ता एंड गुप्ता का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। 8 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस मंथ फरवरी में हम 3 और अपने कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कि हमारे पास स्ट्रक्चर होने वाला है, आरसीसी होने वाला है और स्टील होने वाला है। सोम हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 2-3 सब्जेक्ट बचेंगे, इन्वायरमेंट और सोइल, वो हम मार्च में अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ये कंप्लीट पैकेज चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, या प्ले स्टोर से भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वीआईपी सिविल गुरु। तो वहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो आपका अगर कोई भी एग्जाम है विद इन 1 या 2 मंथ्स तो आप इसको ले सकते हो। और ये देखो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हमको स्टूडेंट चॉइस अवार्ड मिला, जो कि वीआईपी सिविल गुरु हमारा चैनल है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने इसको ज़्यादा पसंद किया है। तो इस वजह से ये अवार्ड्स हमको दिया गया है। तो ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो अगर आप भी इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।